हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ काफी लोगों के कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। उस मिसकंसेप्शन के बारे में भी देखेंगे। देखिए कि सबसे पहले कहाँ पर मिसकंसेप्शन होता है। वैसे तो ये लॉ बहुत फेमस है ना, हर जगह जगह पे यूज करता है, चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हो या ना हो, हमेशा यूज करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? लेकिन साइंस के स्टूडेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम गलतियां करते हैं इसको समझने में, क्योंकि जो चीज बहुत आसान होती है शायद वो बहुत समझने में जटिल होती है। पता नहीं, गलत कर देते हैं उसमें, उसको समझने में क्या गलती हो जाती है। जरा देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लीजिएगा अभी हम यहाँ पर एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है, आराम से हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। तो अगर हम देखेंगे कि इस टेबल के ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया, तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं सर, या फिर किसी ने, मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे कि ये जो ब्लॉक है उसका वेट किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक अपना वेट किसके ऊपर लगाता है? तो मोस्ट ऑफ द लोग गलती से, कंफ्यूजन से ये कहते हैं, या फिर ना समझ होते होकर ये बोलते हैं कि इस ब्लॉक का वेट इस टेबल के ऊपर लगता है, ब्लॉक का वेट टेबल के ऊपर लगता है। ये हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ब्लॉक के ऊपर वो जो वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कौन लगा रहा है? ये टेबल नहीं भी होगा ना, यहाँ पर अगर टेबल नहीं भी होगा, अगर हवा में किसी ब्लॉक को मैंने छोड़ भी दिया ना, तब भी अर्थ जो है इसको नीचे पकड़ के खींचेगी, जो कुछ फोर्स लगाएगी अर्थ इसके ऊपर, और उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, mg। तो ये अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, mg। और वो ये mg, आप देखिए बेटा, ये जो mg जो लग रहा है, अर्थ लगा रही है। मैंने क्या बोला था, जब भी आप फोर्स लगाओगे, फोर्सेस देखोगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, किस पर लग रहा है फोर्स और कौन लगा रहा है। ये जो mg है, ये किस पर लग रहा है? इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। mg जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो mg है इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, और कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। तो यहां पर अचानक से बीच में टेबल आ भी जाता है, तो लगाने वाला इंसान थोड़ी ना बदल रहा है, लगाने वाला जो एजेंट है वो थोड़ी ना बदल रहा है, वो तो अभी भी अर्थ ही लगा रही है। और किसके ऊपर लगा रही है? ब्लॉक के ऊपर ही लगा रही है। अगर टेबल बीच में आ भी जाता है, तब भी ये जो mg है वो किस पर लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर ही लग रहा है, राइट। तो ये ब्लॉक का mg टेबल के ऊपर नहीं लगता है। ब्लॉक का जो mg है वो ब्लॉक के ऊपर ही लगता है। ब्लॉक का जो वेट है वो ब्लॉक के ऊपर ही लगता है, टेबल के ऊपर नहीं लगता है। और ये mg कौन लग रहा है? अर्थ। तो इस mg को लेकर इस टेबल का कोई भी लेना देना नहीं, टेबल से कोई वास्ता नहीं है। टेबल है तो भी mg लगेगा इसके ऊपर, टेबल नहीं भी रहा तो mg इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा, राइट। तो ब्लॉक को हमने टेबल पे रखने के बाद टेबल का mg ब्लॉक के ऊपर नहीं लगेगा। टेबल के ऊपर कोई और फोर्स लगता होगा, फिलहाल मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्लॉक का mg ब्लॉक के ऊपर ही लग रहा है, और उसे अर्थ लगा रही है, राइट। तो टेबल को लाने के बाद होता क्या है, हमने देखा है सर, mg ग्रेविटेशनल अलग तरह का फंडामेंटल फोर्स है mg, लेकिन ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखने के बाद तो फिर ये ब्लॉक टेबल पे तो mg नहीं लगा रहा, तो फिर कौन सा फोर्स लगाता है? अपना mg नहीं लगाएगा इसके ऊपर, ये mg ब्लॉक के ऊपर ही लग रहा है अर्थ की वजह से। तो फिर ब्लॉक टेबल पे एक्चुअली में कौन सा फोर्स लगाता है? ब्लॉक टेबल पे, देखिए वो उस दिन हमने पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन के समय पढ़ते टाइम, ब्लॉक के कुछ एटम है, टेबल के भी कुछ एटम होते हैं। तो ये ब्लॉक के जो एटम्स है, टेबल के एटम्स को नीचे पुश करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये जो पुश कर रहे हैं ना नीचे, रिपल्सिव फोर्स होता है। और ये रिजल्टेंट, हर एटम के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी रिपल्सिव फोर्स नीचे लग रहा, तो सबका रिजल्टेंट टेबल के ऊपर जो लगेगा ना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक लगा रहा है टेबल के ऊपर, तो इसका मतलब जब भी आप ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखो, तो ब्लॉक अपना mg टेबल के ऊपर नहीं लगाता है, बल्कि नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। और नॉर्मल रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग है, ग्रेविटेशनल यानी कि mg का मैकेनिज्म अलग है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इसके एटम्स से रिपेल करते हैं, नीचे रिपेल करते हैं।
तो वो रिपल्शन के कारण टेबल के ऊपर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, उसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो फिर टेबल के भी एटम्स इस ब्लॉक के एटम के ऊपर रिपेल करेंगे, तो ब्लॉक के हर एक एटम के ऊपर फोर्स लगेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स एक इस ब्लॉक के ऊपर भी लगेगा। तो ये नॉर्मल इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ये नॉर्मल टेबल के ऊपर लग रहा है। तो अब कुल मिला के ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है mg, लगा कौन रहा है अर्थ, एक लग रहा है नॉर्मल, लगा कौन रहा है टेबल। टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है ब्लॉक, नॉर्मल, नॉट mg, राइट। तो ब्लॉक के ऊपर अभी दो फोर्सेस लग रहे हैं सर, एक लग रहा है mg ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, और कौन लगा रहा है अर्थ, और दूसरा फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, कौन लगा रहा है टेबल, राइट। तो अभी हम पूछते हैं गलती से किसी भी को भी हम पूछते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल भी है, और मान लो इक्विलिब्रियम में ही है, दिख तो रहा है इक्विलिब्रियम में, मान लीजिए हमारे दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ टेबल की, अगर मैं फोर्सेस को एनालिसिस करता हूँ, टेबल मुझे दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं इस दोनों फोर्सेस का समेशन लेता हूं, ऊपर वाले फोर्स को प्लस लेता हूं, नीचे वाले फोर्स को मैं माइनस लेता हूं डायरेक्शन के लिए, और टोटल फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। n की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो mg आता है। तो अभी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है, इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है n, दूसरा लग रहा है mg, दोनों इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट भी है। तो क्या ये दो फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन है? तो मैं पूछ भी लेता हूं सर इन दोनों में से कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द बच्चे शुरुआत में यही जवाब देते हैं सर ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन है, क्योंकि इसके नाम में नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो इसको रिएक्शन बोलते हैं, इसको एक्शन बोलते हैं। क्या ये n और mg एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन है? क्या n और mg इक्वल और अपोजिट? तो है, इस केस में तो है, इक्वल भी है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। उसके बावजूद भी n और mg एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है क्या? अगर इसके बारे में मैं अगर सोचूं तो इसका आंसर है ना, बिल्कुल भी n और mg एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। ये गलत कंसेप्ट है, n और mg एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन है ही नहीं। और दूसरा कंसेप्ट गलत क्या है कि ब्लॉक को टेबल पे रखो तो टेबल के ऊपर ब्लॉक का वेट नहीं लगता, ब्लॉक नॉर्मल लगा था, उसका मैकेनिज्म ही अलग है नॉर्मल का, राइट। वेट का मैकेनिज्म ग्रेविटेशन नहीं लगाता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा ब्लॉक टेबल के ऊपर, नॉर्मल लगा रहा है। और नॉर्मल और mg एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नॉर्मल और mg भले ही इक्वल और अपोजिट है यहाँ पर, उसके बावजूद भी एक्शन और रिएक्शन नहीं है। कारण न्यूटन के थर्ड नियम को समझने में हमारी गलती, यही इसका कारण है। तो क्या कारण क्या है न्यूटन का एग्जैक्टली तीसरा नियम, अगर समझने की कोशिश करते हैं तो वो ये है, मैंने कहा था आपसे काफी बार बोला है कि जब भी आप किसी का फोर्स को एनालिसिस करो तो आपको दो चीजें ख्याल में रखनी है, फोर्स किस पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, किस पर लग रहा है कौन लगा रहा है। जैसे इस केस में ये जो mg है किस पर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, यकीनन ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही। एक्शन और रिएक्शन ये जो फोर्सेस है ना, दो अलग अलग इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। जैसे कि मैं यहां पर टेबल को हटा देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो टेबल है नहीं, हमारा ब्लॉक है, इसका मास m है, नीचे अर्थ है। ये जो अर्थ है ना इस ब्लॉक को नीचे खींच रही है समथिंग mg फोर्स है, तो ये भी ब्लॉक जो है इस अर्थ को, ये mg किस पर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर, कौन लगा रहा है, अर्थ। तो mg किसने लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, उसी के ऊपर ही रिएक्शन लगना चाहिए, जिसने mg लगाया ना उसी के ऊपर उसका रिएक्शन लगना चाहिए। मतलब ये अगर एक्शन है जो अर्थ ने ब्लॉक के ऊपर लगाया ना, इसका रिएक्शन जिसने लगाया ना mg उसी के ऊपर लगना चाहिए। किसने लगाया mg, अर्थ ने लगाया, तो इसका रिएक्शन अर्थ के ऊपर लगना चाहिए, तो ये उसका रिएक्शन होगा। यदि अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, यदि ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। मतलब एक्शन और रिएक्शन दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इधर कौन से दो इंटरैक्टिंग है, ब्लॉक और अर्थ और ब्लॉक एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वाया ग्रेविटेशनल फोर्स, और टू डिफरेंट इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन लगना चाहिए। यदि इसको हम एक्शन कहेंगे तो इस फोर्स का रिएक्शन ये होगा। ये एक्शन किसने लगाया भाई, अर्थ ने लगाया, तो उसके ऊपर रिएक्शन किस पर लगना चाहिए, फिर अर्थ पे लगना चाहिए। जैसे मैंने किसी को मारा या मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो मेरा एक्शन है, तो उसने मेरे पे मुझ पर ही फोर्स लगाया तो रिएक्शन कहलाएगा। या इनमें तो ऐसा हुआ सर मैंने इसको मारा,
उसने मुझे पलटवार करके नहीं मारा, दूसरे तीसरे को मारा, तो वो रिएक्शन नहीं कहलाएगा। एक्शन रिएक्शन दो जो झगड़ रहे ना एक दूसरे के साथ, जो दो चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ना, कर रहे ना, उन्हीं के बीच में एक्शन रिएक्शन लगता है। और ब्लॉक को खींच रही तो ब्लॉक भी अर्थ को खींचेगा। ये अर्थ का फोर्स एक्शन है तो ब्लॉक का फोर्स रिएक्शन होगा। यदि अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, राइट। तो ये एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए। एक बात, पहली बात, दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन एक ही कैटेगरी के होने चाहिए, एक ही फंडामेंटल टाइप के फोर्स होनी चाहिए। यदि अगर आपका एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल ही होना चाहिए, राइट। तो अगर ये वाला ब्लॉक के ऊपर अगर अर्थ mg लगा रही है तो ये वाला ब्लॉक अर्थ के ऊपर mg लगाएगा ही। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये वाला ब्लॉक सोचेगा अर्थ इसके ऊपर लगा रही है mg, तो ये बोलेगा अभी नहीं लगाऊंगा, बाद में लगाऊंगा, या फिर अर्थ इतनी बड़ी है इसके ऊपर नहीं लगाना है मुझे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो हर हाल में ये वाला ब्लॉक अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो कभी भी फोर्सेस इस तरह से आइसोलेटेड सिंगल फोर्सेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं होंगे यूनिवर्स में। अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा ही। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स, सिंगल आइसोलेटेड फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। इसने इसके ऊपर लगाया तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा ही, हर हाल में लगाएगा। तो कुल मिला के न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ बातें अगर हम हाईलाइट करेंगे तो क्या है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं, नो डाउट। एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं, टू डिफरेंट इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। और तीसरी बात, एक्शन और रिएक्शन सेम कैटेगरी के फोर्सेस होना चाहिए, मतलब उसका जो फंडामेंटल ओरिजिन है वो सेम होना चाहिए। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, राइट। और इसमें चौथी बात सीखने वाली ये है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। एक अगर एक्शन है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन है। और एक बात समझने वाली क्या है, इन एक्शन और रिएक्शन में किसे एक्शन लेना है किसे रिएक्शन लेना है इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। किसी एक फोर्स को अगर एक्शन माना तो दूसरा फोर्स आपका ऑटोमेटिकली रिएक्शन होगा। तो यहां पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर mg है। अगर यहां पर भी देखिएगा आप टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा था तो इस टेबल ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगाया तो ब्लॉक ने टेबल के ऊपर क्या लगाया वो भी नॉर्मल ही होगा। तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल रिएक्शन किसके किसके बीच में लग रहा है, ब्लॉक और टेबल। तो एक्शन रिएक्शन भी किस पर लगना चाहिए, ब्लॉक और टेबल के बीच में लगना चाहिए। इधर धरती माँ का कोई लेना देना ही नहीं है, ब्लॉक और टेबल के बीच में नॉर्मल लग रहा है, राइट। एक्शन रिएक्शन बॉडीज कौन से होंगे, सॉरी इंटरएक्टिंग बॉडीज कौन से होंगे, ब्लॉक और टेबल। तो टेबल ने ब्लॉक के ऊपर एन लगाया, ये एन जो है ब्लॉक पे लग रहा, टेबल ने लगाया। इसे अगर मैं एक्शन मानूं तो रिएक्शन उसी के ऊपर लगना चाहिए जिसने एन लगाया। किसने लगाया, टेबल ने। तो इसका रिएक्शन टेबल के ऊपर लगेगा। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है सर, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इक्वल और अपोजिट है, दोनों सेम फंडामेंटल टाइप के फोर्सेस है, दो डिफरेंट इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, राइट। तो सारे नियम। और इस ऐसा कभी भी नहीं होगा टेबल ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगाया तो ब्लॉक टेबल पे नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, राइट। इस तरह से मान लीजिएगा अभी एक रस्सी है, उससे हमने किसी m मास वाले ब्लॉक को लटका दिया तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाएगा, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाएगी। तो इससे अगर मैं एक्शन बोलूं तो इसका रिएक्शन है टेंशन नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि टेंशन और mg एक ही ब्लॉक के ऊपर लग रहे। टेंशन अलग कैटेगरी का, mg अलग कैटेगरी का, हरगिज नहीं हो सकता। mg कौन लगा रहा है, इसके ऊपर अर्थ लगा रही, तो उसका रिएक्शन भी अर्थ के ऊपर ही लगेगा। ये अर्थ पे लगने वाला फोर्स mg रिएक्शन है ना। अर्थ का मास चाहे कुछ भी रहने दो, ये वाला ब्लॉक अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स से नीचे खींचेंगे तो ये वाला ब्लॉक अर्थ को mg से खींचेगा। तो यहाँ पे एक सवाल है, जैसे इसको अगर मैं इस ब्लॉक को अगर मैं फ्रीली छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाता है, हालांकि उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अर्थ पे लग रहा है, तो अर्थ के ऊपर नहीं जा रही, हालांकि सेम फोर्स लग रहा है ये वाले ब्लॉक के ऊपर भी, ये वाले ब्लॉक के ऊपर भी। इसका कारण ये कि इनर्शिया, इसका इनर्शिया कम है, इसका मास कम है, तो इसका इनर्शिया कम है, तो ये इजीली मोशन में आ जाता है। और सेम फोर्स लगाने के बावजूद भी अर्थ के ऊपर, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के बाद ये इजीली मोशन में नहीं आता है। अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगने के बावजूद भी अर्थ इजीली मोशन में
नहीं आ सकता क्योंकि अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। तो सर इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला ये mg, इसका रिएक्शन इस अर्थ पे लगेगा। तो फिर ये टेंशन, इस टेंशन कौन लगा रहा है? ये रस्सी। मतलब ऐसा सोचो, ये अगर ये हिंज नहीं होता तो कोई हम पकड़ के इसको रखते ऐसा, इस रस्सी के सहारे इस ब्लॉक को पकड़ के रख रहे, तो ये वाला हिंज पॉइंट है ना, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट को ऊपर खींच रहा है टी से, तो ये वाला भी पॉइंट इस पॉइंट को टी से नीचे खींचेगा। तो यदि अगर रिएक्शन है तो ये रिएक्शन है। फाइनली एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि इसमें एक्शन और रिएक्शन कौन सा होगा। तो देखिए जरा, एक इंक्लाइन प्लेन अगर हम लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर ऐसे रखा है हमने। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इसकी बात करूं तो कितने कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसके ऊपर एक फोर्स लगा इधर टी, एक लगा mg, एक लगा नॉर्मल। तो अभी देखिए, तो ये नॉर्मल किसने लगाया? इस इंक्लाइन प्लेन ने लगाया, इंक्लाइन प्लेन ने लगाया। तो इस फोर्स को किसने लगाया? इस इंक्लाइन प्लेन ने। तो इसका रिएक्शन इसी टेबल पे लगना चाहिए, इस इंक्लाइन प्लेन पे लगना चाहिए नॉर्मल। ये mg किसने लगाया? ये mg किसने लगाया? अर्थ ने लगाया, तो इसका रिएक्शन अर्थ पे लगना चाहिए। समझे ना? ये एक्शन और ये रिएक्शन पेयर है, सेम टाइप के है, सेम कैटेगरी के है, सेम फंडामेंटल नेचर है। ये ब्लॉक के ऊपर और इंक्लाइन प्लेन, दो अलग अलग इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे, राइट। तो ये mg ये एक्शन है, तो ये उसका रिएक्शन है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहे, अपोजिट इक्वल और अपोजिट है, सेम कैटेगरी के, दोनों ग्रेविटेशनल है ना, टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है, ये भी एक्शन और रिएक्शन का पेयर है। तो ये वाला पॉइंट इधर खींचा जा रहा है, कौन खींच रहा है? ये वाला सस्पेंशन पॉइंट। तो ये अगर एक्शन है T, तो इसका रिएक्शन ये वाले पॉइंट पे इधर लगेगा, ये रिएक्शन फोर्स होगा T। यदि ये वाला एक्शन है तो ये वाला रिएक्शन होगा, ये पॉइंट पे लगेगा रिएक्शन। इस पॉइंट पे अगर एक्शन लग रहा है T, तो ये वाले पॉइंट पे दूसरा T रिएक्शन होगा इसका, राइट। तो इस तरह से एक्शन रिएक्शन का पेयर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ में बेसिक हमारे जो मिसकंसेप्शन होते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो न्यूटन थर्ड लॉ को लेके, वो ये है। तो फाइनली मैं बताऊंगा, एक्शन रिएक्शन में ही एग्जिस्ट होता है फोर्स, इक्वल और अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल और अपोजिट रहता है, और वो दो अलग अलग इंटरैक्टिंग बॉडीज पे लगता है, राइट। और दोनों सेम फंडामेंटल टाइप के फोर्स होनी चाहिए, और फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं होता, आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है न्यूटन तीसरे नियम के। तो आई होप इसके बाद स्पेशली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर्स को लेके किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। आगे आने वाले लेक्चर में अभी हम इस न्यूटन्स के लॉज के एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा, अभी तक तो हमने कहानियां पढ़ी, न्यूटन्स के मतलब इतिहास पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट को हमने बिल्डअप करने की कोशिश की, उसके पीछे की फिलॉसफी समझने की कोशिश की। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स में हम मोस्टली इसके एप्लीकेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। थैंक यू।